क्लास 6 चैप्टर 8 में हम लोग देख रहे थे शहर, गांव, शहर और व्यापार। इसी में के आधा पढ़ा चुके थे और आधा बाकी था। इसमें हम लोग पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक का पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अभी यहाँ से शुरू करेंगे। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू, ये क्या होता है? मानचित्र शास्त्र में अरिकामेडू पुडुचेरी में ढूंढो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अमेरिकामेडू एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। मतलब पकड़ने वाला दोनों तरफ से या तो रस्सी से बनाया गया होगा या उसमें काट कूट के किसी तरह से दोनों साइड से बनाने वाला होगा, जिससे भारी सामान को भी उठाया जा सके। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। अभिलिखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी भाषा का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिन्हें डिजाइन तो रोम का था, किंतु यही बनाए जाते थे। यह रोमन लैप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थर के मनके बनाने के प्राप्त साक्ष्य भी मिले हैं। रोमन के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्यों की सूची बनाओ। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। वेरिगाजा भरूच का यूनानी नाम की कहानी। वेरिगाजा की सक्रिय खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी अस्थायी मछुआरे भी यहाँ जहाज ला सकते थे। वेरिगाजा में खराब तांबा, टीना, शीशा, मूंग, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। हिमालय की जड़ी बूटी, हाथी के दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र मतलब सेंट होता है, यहाँ से निर्यात किए जाते थे। मतलब यहाँ से भेजा जाता था। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें सुंदर चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े
बेरी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बना। ऐसी सूची जिसका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पर इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ ये बनते थे, वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोने, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि लोग इसे काला सोना के नाम से जानते थे। किसे? गोल मिर्च को। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों, सड़कों, रास्तों में पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। उससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोमन के बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। किससे? रोमन साम्राज्य से। क्या तुम बता सकते हो कि सिक्के भारत में कैसे पहुँचे? व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण में हमें संगम कविताओं में मिले हैं। नीचे दी गई कविताओं में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोने। कहाँ से कौन चीज़ मिला है उसके अनुसार बताया जा रहा है। समुद्र से क्या मिला है? तेज दौड़ता घोड़ा और गाड़ियों पर काली मिर्च गठरियों के मिले हैं। हिमालय से रत्न मिला है, सोना मिला है जिसे आभूषण कहते हैं। दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ी मिली है। दक्षिण पहाड़ी से चंदन की लकड़ी। दक्षिण सागर से मोती मिले हैं। पूर्वी सागर से मूंग मिला है। गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आया। निम्नलिखित कविता में उल्लिखित चीजों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीजों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा? व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा की फायदा उठाकर अपनी यात्रा पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें जहाज को ले जाने में सुविधा होती होगी। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। मतलब मजबूत जहाज बनाए जाते थे। समुद्री तट में लगे राज।
इन उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़े तटीय प्रदेश हैं। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदान इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे ऊपर है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुएदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। कौन सा? मुएदार, जिसका अर्थ 3 मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। कौल, चोल, पांड्य और चेल, ये क्या थे? तीनों मुखिया थे। चोल, पांड्य और चेल, जो 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन 3 मुखियाओं के आने के अपने अपने 2 सत्ता थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में, दूसरी अंदरूनी हिस्से थे। इस तरह 6 केंद्रों में 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन फुहार या कावेरी पत्तनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे, जिसको जितना बन सके अपने खुशी से वो दे, बल्कि कर जबरदस्ती वसूलने का काम नहीं करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और अपने आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते, बाकी अपने सार्थकों, नाते रिश्तेदार, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी। वहाँ पर जो कवि भी थे वो राजा की प्रशंसा और उनके बारे में ही लिखा करते थे, जिसके बदले उन्हें उपहार मिलता था, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े दिए जाते थे। लगभग 200 वर्षों के बाद भारत मानचित्र 789 में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी। उसके बारे में हमें माँ गौतमी वल्लभी द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है, और वह और भी अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी पटों का नियंत्रण क्यों करना चाहता था? रेशम मार्ग और कुषाण। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इन रास्तों पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क सूट पर नियंत्रण रखने
वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। तक्षशिला किसका? कुषाण का ही वहाँ पर भी शासन था, हिस्सा था। इसके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर भी यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया। आगे क्लास में अगली वीडियो में चैप्टर 9 देखेंगे। क्लास 6 का ही केवल 2 और चैप्टर 9 और 10 दो ही बचा हुआ है। चलिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, जय हिंद।